एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं वैदिक सभ्यता वाले टॉपिक पर। तो इसके क्वेश्चन पर पहुँचें उससे पहले हम आपको बताएं कि सामान्य अध्ययन जो है ना, जीएस वाला जो पोर्शन है वो एक बहुत ही टफ पोर्शन होता है और सबसे अधिक रूप से जहाँ से टफ वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो यहीं से हैं। तो अभी तक एसएससी ने जहाँ-जहाँ से और जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे कलेक्ट करके हम आपके लिए लाए हैं। एसएससी का चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस बुक को पढ़ने के बाद आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देने में समर्थ होंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो करीब-करीब 60,000 प्रश्न जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 60,000 प्रश्न अगर आप तैयार करके जाते हो तो निश्चित रूप से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दें कि अगर आप इस बुक को तैयार करके जाते हो तो निश्चित रूप से सिर्फ एसएससी ही नहीं, कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई सा भी स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, तो वह आप क्लियर कर सकते हो। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं और हम आपको बताएं कि जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टियर 2 जो मेंस होता है ना सीजीएल का, उसमें पूछा जा चुका है। साथ ही सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा जा चुका है। तो भारत जन के नाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आप सुनेंगे ना, वैदिक सभ्यता वाले टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ये तो आप सभी जानते हो कि भारत जन के नाम पर ही इंडिया का नाम भारत रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है आपको, इसका उल्लेख मिलेगा कहाँ पर? ऋग्वेद में। जब आप ऋग्वेद में जाएंगे तो आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद भी है ऋग्वेद। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में अब आप जान लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्लास का यही फायदा है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके साथ साथ 4 अलग से फैक्ट आपको मिलते हैं देखने को, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऋग्वेद एक तो सबसे प्राचीन वेद है ना, पहला वेद है जो सबसे पहले लिखा गया है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। यह भी आपको याद रखना है कि इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 जो है वो इसमें सूक्त हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है पहले भी, है ना। तो जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन ऋषि को होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं जो 10वां मंडल है वो सबसे आखिरी में जोड़ा गया है, मतलब नए हैं, बिल्कुल नवीन है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो पहले लोहे से पहले कांसे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। कहाँ पर? मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में। लेकिन कांसे का स्थान ले लिया किसने? लोहे ने, इसलिए इसको लोह युग कहा गया था। ये सीजीएल टियर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। लोहे युग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कांसे का जगह लोहे ने इस्तेमाल होने लगा था और बड़ी मात्रा में फिर लोहे का प्रयोग हुआ। महाजनपद काल में भी सबसे ज्यादा लोहे का प्रयोग हुआ है, आपको देखने को मिलता है। तो जब महाजनपद वाला टॉपिक पहुंचेंगे तो वहां भी उसको समझेंगे। आज हम इसमें महाजनपद वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है इसका सही आंसर। ये सीजीएल टियर 1 में है। आपको पता हो जिस क्वेश्चन का आंसर तो आप साथ में कमेंट कर सकते हो, है ना। साथ ही कमेंट करके यह भी बता दीजिए कि यह भी सीरीज जो है आपको पसंद आ रही है। अगर तो हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, जो कि निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगी। निम्नलिखित राजाओं में से किस वेद में दशराज युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? ऋग्वेद में आपको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब आप समझो थोड़ा सा, है ना, दशराज युद्ध के बारे में। 10 राजाओं का युद्ध और भरत जन के बीच युद्ध जो हुआ था ना, उसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। पूछा जाए कि दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था परुशणी नदी के तट पर। कौन सी नदी? परुशणी नदी। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को जो है वो हराया था। तो किसने हराया था? भरत जन का, भरत कबीले के जो राजा थे सुदास, उन्होंने 10 राजाओं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 47 है,
चार वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ये ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें इन सब चीजों को देखने को आपको मिलेंगे? कौन कौन सी? जादू टोना मंत्र जो हो गई, बुरी आत्माओं के बारे में, बीमारियों के बारे में। तो हमने इसको पहले भी पढ़ा है ना, जब आपने अगर हमारे एमपीपीएससी वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में देखने को मिलता है। सीजीएल टीयर 1 में आया है ये क्वेश्चन, है ना। सीजीएल का जो प्री एग्जाम होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है 2023 में। देखो, चार वेदों में से अथर्ववेद में जो है ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। जादू टोना हो गया, मंत्र वगैरह हो गए, बुरी आत्माएं बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना मंत्र वगैरह ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा जो है वो अथर्ववेद को रचना की गई है। किसकी रचना की रचना पूछी जाए तो अथर्वा ऋषि का नाम आपको याद रखना है। कुल 731 मंत्र हैं इसमें और लगभग 6000 पद हैं। कितने हैं? 6000 पद और 731 जो है वो मंत्र आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है। आप जल्दी से इसका आंसर करोगे, है ना, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई है, तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी थी उस समय? तो परिषद थी, गण थी, राजन थी या जन थी? इनमें से कौन सी थी? जो सामाजिक इकाई की बात हो रही है ना, सोशल यूनिट की बात हो रही है, कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन जो है वो इनकी सामाजिक इकाई हुआ करता था। किसकी? आर्यों की। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी, है ना। सबसे पहले कुल आता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर उससे बड़ी जगह थी जनपद, और जनपद से बड़ा था राष्ट्र, है ना। तो कुल से शुरू होता है इनका प्रशासनिक इकाई आर्यों की। पहले आता है कुल, फिर उससे बड़ा है ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। ग्राम का जो मुखिया था उसे ग्रामणी, और विश्व का प्रधान को विश्वपति तथा जन के शासक को राजन कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। सर्दी के कारण थोड़ी आवाज ठीक ठाक नहीं निकल रही होगी, लेकिन करेंगे, है ना। चीजों के साथ साथ कंप्रोमाइज करना सीखो थोड़ा सा, कभी कभी पड़ जाती जरूरत। अपने आप को इतना कठोर नहीं बनाना है कभी भी। अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को हर स्थिति में ढाल सकें, उपयोगी बना सकें। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? इनमें से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा वर्ण है। तो इन चार में से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आप आराम से कर पाएंगे। आप जानते हो कि वर्ण व्यवस्था के समय उत्तर वैदिक काल में ये अपने चरम पर हुआ करती थी वर्ण व्यवस्था। और जो वैश्य थे उनका काम था व्यापार करना, पशुपालन करना और खेती करना। आप व्यापार से अंदाजा लगा लेते अगर कि बेस्ट की बात हो रही है, तो आप इसका, अगर आप परीक्षा में बैठे थे तो सही आंसर करके आते हैं ना। और अब अगर आगे बैठोगे तो इन चीजों का ध्यान रखना है। क्षत्रियों का काम था, क्या था? सैन्य व्यवस्था बनाए रखना। ब्राह्मण जो थे वो पुरोहितों का काम करते थे। शूद्र सेवा देने का काम करते थे, और वैश्य जो है वो व्यापार, पशुपालन और खेती जैसे कार्य किया करते थे। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? ये पूछा जा रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम बिपाशा है? तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। क्या है इसका सही आंसर? ब्यास नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में आया है ये शिफ्ट 3rd में। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है और यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड पीपंजल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीन नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो देखो, ब्यास नदी का तो प्राचीन नाम बिपाशा है। आगे देखो कुछ और नदी, जैसे चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी। क्या है? अस्किनी। सतलज का सतुद्री, रावी का परुसणी नदी रावी, झेलम को बितिस्ता कहा जाता था, गंडक को सदानीरा और गोमती को गोमल के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो चिनाव के लिए आपको अस्किनी याद नाम रखना है, सतलज के लिए सतुद्री, रावी, परुष्णी, झेलम, बितस्ता, गंडक, सदानीरा और गोमती जो है वो गोमल नदी के नाम से जानी जाती थी। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है।
वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो अभी हमने देखा है ना, झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है बितस्ता है। क्या है? बितस्ता है। ये सीजीएल टीयर 1 में, यानी कि सीजीएल का जो प्री एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या था एक बार और देखो। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है ना। इस 7 नदियों में से एक झेलम भी थी। इसका प्राचीन नाम था बितस्ता। आपको याद रखना है। आपको बताना है एक बार। अभी देखा है बिपाशा किसका जो है प्राचीन नाम है, और परुष्णी किसका प्राचीन नाम है, साथ ही अस्किनी किसका प्राचीन नाम है। जल्दी से कमेंट कीजिए आपको कौन कौन से याद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बितस्ता के रूप में किया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख जो है वो वैदिक साहित्य में बितस्ता के रूप में किया गया है? तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने ऊपर अभी देखा है। झेलम नदी में का नाम जो है प्राचीन काल में बितस्ता था। झेलम नदी का उद्गम जो है शेषनाग झील से है। कहाँ से? शेषनाग झील से, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, वहां से निकलती है झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा वेद जो है वो संगीत से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सामवेद। क्या आंसर हो जाएगा सही? सामवेद जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सामवेद से तात्पर्य वह ग्रंथ है जिसमें मंत्र गाए जाते हैं और संगीतमय है। जो साम शब्द का अर्थ है गान, और सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। तो पूछा जाए कि संगीत की जनक कौन कहलाता है, तो सामवेद आंसर करना है। संगीत से संबंधित है तब भी सामवेद आंसर करना है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर सामवेद के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी हुई है, तो उसको भी देख लेते हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौमुथ, जैमिनी और तलवारकर। तलवाकर कौन सी? तलवाकर एवं राणायनीय जो है वो ये शाखाएं हैं। 3 शाखाएं हैं सामवेद की, कौमुथ, जैमिनीय, तलवाकर एवं राणायनीय। ये याद रखनी है आपको। तो बाल को अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा वेद। तो कौन सा वेद पुराना होगा, मतलब ये है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, किसकी रचना हुई थी। तो आप जानते हो कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। उसके बाद जो है पहले नंबर पर आता है, देखो ऋग्वेद 1 नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर आता है सामवेद, और चौथे नंबर पर आता है जो है वो अथर्ववेद, चौथे नंबर पर आता है। शायद यहाँ भी वही जानकारी दी हुई है। ऋग्वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है ना। तो सब प्राचीनतम ग्रंथों में से एक नहीं है, सबसे प्राचीन ही है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर यजुर्वेद की, फिर सामवेद का नाम आता है, और फिर आता है अथर्ववेद का नाम। ऋग्वेद के ऋषि मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में रखा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, साथ ही 10,462 ऋचाएं हैं इसमें। थोड़ी सी और जानकारी ले लो। अगर पूछा जाए कि यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो मंत्रों और बलि विधि के लिए जाना जाता है यजुर्वेद। संगीत का जनक कहा जाता है किसे? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद जो है उसमें आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन जो है वो मिलता है अथर्ववेद में। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद की संख्या 4 है ना। तो ये अभी आपने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। जल्दी से कमेंट भी करते जाया करो साथ साथ, क्योंकि जब हम एक्टिव होते हैं ना तो चीज़ें जल्दी से याद आती हैं। अगर आप वीडियो सिर्फ देख ही जा रहे हो, टकटकी लगा के देखते जा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे पूरा वीडियो देखने में। इसलिए बीच बीच में क्या किया करो, इन्वॉल्व हो जाया करो वीडियो के साथ। तो कुछ पूछा जा रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दिया करो। अच्छे बच्चे ही ऐसे ही होते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप इंटरेस्ट दिखाते हो और हाथ उठाते हो कि मैं बताता हूँ, है ना। आप हाथ उठाते हो, या किसी से पूछा जाता है व्यक्तिगत रूप से तो फिर वही बताता है। तो ऐसा तो ऑनलाइन क्लास में हो नहीं पाता है। तो आप इतना जरूर कर सकते हो कि जो चीज़ अगर कमेंट में पूछी जा रही है, तो अगर आपको कोई सी भी चीज़ पता है तो उसको कमेंट करिए ना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 55 पर अब हम आते हैं। पुरुष सूक्त की बात हो रही है। ये क्वेश्चन पुरुष सूक्त से आया है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है?
तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक प्रमुख सूक्त है जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है, उसके अंगों का वर्णन है, इसको ही वैदिक ईश्वर का स्वरूप जो है वो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थाश्रम की व्यवस्था की गई है। पारिवारिक अवधि के लिए जो है गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये एसएससी CHSL टीयर 1 और SSC GD में पूछा गया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है। भारतीय में जो हम दर्शन पढ़ते हैं ना, भारतीय दर्शनों को पढ़ते हैं, उनमें से एक दर्शन का नाम है कपिल मुनि का संबंध है ना। तो किससे है ये पूछा गया है कि किससे उनका संबंध है, कौन से संप्रदाय है। तो इसका सही आंसर है सांख्य, है ना। कौन सा? सांख्य इसका जो है सही आंसर है। अब आप देखेंगे ध्यान से और सुनेंगे। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक जो हैं वो दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत को षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन भी माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। तो पूछा जाए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो आप कपिल मुनि आंसर करेंगे, है ना। सबसे प्राचीनतम दर्शन है यही सांख्य दर्शन, और इसमें प्रकृति को जो है वो प्रथम तत्व माना गया है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जो षड दर्शन है ना उनके बारे में, है ना। तो हम जो है बात करते हैं योग की। योग जो है, योग के लिए जाने जाते हैं महर्षि पतंजलि, इसके प्रवर्तक हैं योग दर्शन के। न्याय के महर्षि गौतम प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा के आचार्य जैमिनी और वेदांत के महर्षि बदरायण जो है वो इसके जनक हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है कि पूछा जाए कि कपिल मुनि का संबंध, तो आप सही आंसर करेंगे कि सांख्य से संबंधित है। सांख्य दर्शन से, किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से संबंध रखते हैं कपिल मुनि। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि योग दर्शन से संबंध है पतंजलि का, न्याय दर्शन से संबंध है गौतम का, वैशेषिक दर्शन से संबंध है महर्षि कणाद का, मीमांसा दर्शन से संबंध रखते हैं आचार्य जैमिनी, और वेदांत से संबंधित रखते हैं महर्षि बदरायण। कौन रखते हैं? महर्षि बदरायण जो है वो इससे संबंध रखते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए है ना, तो चीज़ों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत का देखो शॉर्टकट नहीं होता है। क्या किया जाता है, स्मार्ट वर्क जरूर हो सकता है ना। तो हम यही स्मार्ट वर्क ही यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि अगर आप अलग अलग जगह से चीज़ों को पढ़ रहे हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही जगह पर सब कुछ चीज़ें लेकर आ गए हैं। एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन उठा के हम लाए हैं। साथ ही क्वेश्चन का जो है वो थ्योरी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो, उसके साथ 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4-5 फैक्ट अलग से तैयार होते हैं। तो ये होती है कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वेद है ये कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो जो मंडल होते हैं ना, उन्हीं को पुस्तक कहा गया है ना, यहाँ पर मंडलों को। ये एसएससी जीडी में आया है क्वेश्चन। तो ये ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है, आपको याद रखना है। ऋग्वेद प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, और ऋग्वेद से हम देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में आए हैं। तो अभी भी आ सकते हैं, आगे भी देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ये बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद का है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं, ये 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है पहले, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं।
तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी के रूप में पूजी जाने वाली इन दो नदियों के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। तो ये पूछा जा रहा है कि नदियाँ कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर है ब्यास और सतलुज। को है सही आंसर ब्यास और सतलुज, इसका जो है सही आंसर है CGL Tier 1 में यानी कि प्रीलिम्स में पूछा गया है। अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है, ये पूछा जा रहा है कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है, तो ये 20 खंडों का जो है वो संग्रह है अथर्ववेद। कौन से क्रम का है अथर्ववेद, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि ये कौन से क्रम का है, तीसरे चौथे क्रम का, कौन से क्रम का है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। ये CGL Tier 1 में पूछा गया है। और प्राचीन काल की जो नदियां हैं उनको सभी को एक साथ हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो आपको याद होगा कि इसका सही आंसर जो है वो रावी नदी है। क्या है, रावी नदी है। देखो, कोई कोई व्याख्या अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जानबूझकर छोड़ रहे हैं। हम उसको पहले पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि उसको हम पहले डिस्कस कर दिया है हमने, कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो परुषणी नदी, रावी नदी को ही प्राचीन काल में कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। इनमें से कौन सा विद्वान जो है वो आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती, जो है इसका सही आंसर है। देखो क्या है, आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। जैसे दयानंद सरस्वती हैं, ये कहते हैं कि इनका उद्गम स्थल है, आर्यों का उद्गम तिब्बत मानते हैं। मैक्स मूलर हैं जैसे, तो वो मध्य एशिया मानते हैं। गाइल्स एवं मैकडोनाल्ड जो है वो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप को मानते हैं आर्यों का उद्गम स्थल। वहीं जो बाल गंगाधर तिलक है वो आर्यों का उद्गम स्थान जो है वो उत्तरी ध्रुव है, यह मानते हैं किसको, उत्तरी ध्रुव को। कुल कितने वेदांग हैं, ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग की संख्या आपको पता ही होगी, कुल 6 वेदांग हैं। कितने हैं, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। कुल 6 वेदांग हैं, जिसमें पहला है शिक्षा, पहला है शिक्षा वेदांग, है ना। और इसमें स्वर शास्त्र यानी कि नाक का वर्णन मिलता है, स्वर शास्त्र का वर्णन मिलता है ना। नासिका से संबंधित है स्वर शास्त्र। जो स्वर निकलते हैं ना वो नाक से ही तो निकलते हैं, स्वर जितने भी होते हैं। तो शिक्षा मतलब स्वर शास्त्र। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है, आँख कहा गया है इसको। कल्प में अनुष्ठान शास्त्र का वर्णन मिलता है। व्याकरण में जो है वो व्याकरण शास्त्र का वर्णन मिलता है। निरुक्त में शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन है निरुक्त में। और छंद जो है उसमें कविता के छंद की बात की गई है। वेदांगों के अनुष्ठान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। तो अभी तो देखा है थोड़ी देर पहले हमने, कल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति क्या कहा जाता था, गोपति कहते थे। तो राजा को जो है गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ पूछा जा रहा है, इस शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है गोपति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मवेशियों का स्वामी होता है गोपति। भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 है जो पूछा जा रहा है। भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सरस्वती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अग्रवती नदियों की माता कहा गया है, वाणी भी कहा गया है, प्रार्थना एवं कविता की देवी कहा गया है, बुद्धि को तीव्र करने वाली कहा गया है, संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। साथ ही सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदी तमा, नदियों की माता कहा जाता है। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में जो है वो विलीन हो गई है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में अब यह नदी कहीं पर नहीं है, समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो वैदिक साहित्य वाला, वैदिक जो काल है हमारा, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात करेंगे महाजनपदों के उदय की। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 60,000 प्लस
क्वेश्चन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर ले जाते हो तो निश्चित रूप से जीएस के 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 25 के 25। सीजीएल टीयर 1 में, साथ ही सीजीएल हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।